कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय 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 हाय। कल आपसे कहा था डी ब्लॉक पढ़कर आने के लिए। आई होप आप लोग पढ़कर आए होंगे। हेलो। कोई दिख ही नहीं रहा, दो ही दिख रहे हैं, विनय और अभिनंदन। हम्म। चरण स्पर्श अब जाके आए हैं, वाह। बेंगलुरु से, अरे वाह। पढ़ लिया। थ्योरी कहाँ है इसमें? मैंने बोला ना थ्योरी निकाल के रखना। ओ, अब देखो, डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो सॉल्ट एनालिसिस से मिक्स्ड होंगे। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं ताकि आपको पी वाई क्यूज में ये डर ना लगे कि यार सर ने तो डी ब्लॉक पढ़ा दिया, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। मेरा पॉइंट समझ गए? क्या बोला, जल्दी बताओ। बोलो। आपको डर ना लगे, ठीक है। त्रिशा जी, डी ब्लॉक आयनाइज एनर्जी हमने पीरियोडिक में पढ़ा चुके हैं बेटा, इसलिए यहाँ नहीं बताया त्रिशा। ठीक है। चलिए। तो जैसे आपका सवाल आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस ऑफ KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव MnO2, Mn+2, MnO3 और MnO4 माइनस। चलो, तो देखते हैं अब जरा। अगर मेरे से सवाल ये कह रहा है कि यार MnO4 माइनस है, और वो कह रहा है कि एक तो Mn+2 बन रहा है, एक MnO2 बन रहा है, एक MnOH3 बन रहा है, और एक MnO4-2 बन रहा है। दिमाग की बत्ती जलाओ, ये +7 है। तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ? बोलो। पहले वाला MnO2 था, फिर Mn+2 था, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 6 हुआ। ट्रांसफर बताओ कितना हुआ? 3, 5, 4 और 1। आई होप आ गया होगा, हाँ या ना? थ्योरी बाकी है, वो अभी शीट का इंतजार हो रहा है रेहान। वो शीट जैसी आ जाएगी PDF, अभी हम थोड़ी सी एक थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा शीट की। है ना? तब तक सवाल करेंगे, टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं रेहान। ठीक है। अभी आया सवाल समझ में? बोलो। हाँ या ना? बोलो जल्दी। ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला, बोलो। ये रही शीट। आपको शीट, जैसा कि आपको पता होगा, आपको शीट दे दी गई है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये डेफिनेशन है। ये फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, देखो मैंने बता दिया था, दे आर गुड। बोलो। ये बड़ा नहीं हो गया? दे आर, बोलो। हाँ, गुड। देखो, लिखा हुआ।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर बेटा। अब दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया था, n-1 d 1 से 10, ns 1 से 10। वाओ, थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वाओ अमेजिंग, वाओ हाउ स्वीट आदित्य। आदित्य आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं यार, गजब यार, थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड, थैंक यू आदित्य, गजब, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि यू आर माय स्टूडेंट आदित्य। धन्यवाद बेटा, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको अपने उज्जवल भविष्य में आपका सहायता करे, और मैं चाहता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपकी जो है वो हर आशा और उम्मीद को पूरा करे। थैंक यू। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं बेटा। अब अगला देखो, ये मैं आपको बता चुका था, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जिंक, कैडमियम, Hg का लोएस्ट होता है। ठीक है, दूसरा पेज देखो, ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा समझा चुका था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक, जैसा कि अभी हमारी दीदी ने कहा था, एक आयनाइजेशन एनर्जी जब बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जब क्रोमियम और आयरन की बात करेंगे तो क्रोमियम और आयरन में किसकी ज्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ। क्रोमियम की, क्योंकि 3d5 हो जाएगा, d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सिंपल है, पक्का। आवाज आ रही बेटा? हम्म, अगला, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में मैग्नीज की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो हाफ फील्ड हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, ये मैं आपको बता चुका था। इस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एटॉमाइजेशन, हीट ऑफ एटॉमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। इसमें डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि सबसे लोएस्ट आप देखोगे तो किसकी दिखाई दे रही है यहां से, सबसे लोएस्ट, बोलो। और हाईएस्ट अगर पूछे तो किसकी है, वेनेडियम। ही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किसकी ज्यादा दिख रही है, 515। ठीक है, अगला देखो, ये मैंने आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सब बता दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ के आने के लिए भी कहा था। क्लियर, ये वाला सब बता दिया था, ये देखो ये सब बता दिया था। इसके बाद ये सब हो गए थे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कलर्स भी बता दिए थे। उसके बाद ये मैंने आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी बता दी थी, मैंने कहा था कैटलिस्ट आपके बहुत सारे दिए हुए, याद कर लेना इनको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बता दिया था। ये वाले सवाल आपको खुद करने थे, प्रैक्टिस। प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट मैंने बता दी थी, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था। इसके बाद मैंने डी ब्लॉक में ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, ये भी आपका हो गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, ये सारी सॉल्ट की रिएक्शन है, इसलिए मैं इतनी सारी नहीं बताई थी, है ना। इसके बाद यहां पर आ गए थे हम सिल्वर पे। अब ये देखो, आपको ये सारी रिएक्शनें देख के डरना नहीं है, ये रिएक्शनें सब सॉल्ट में आएंगी, तो ये आपकी डी ब्लॉक में टेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारी रिएक्शनें यहां से यहां तक आएगी, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि AgNO3 जो होता है उसका नाम है लूनर कास्टिक, बस इतना सा इसमें काम का था। ठीक है, बाकी सब सॉल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन आपको याद करनी है इसके अंदर, जल्दी बताओ, बोलो। AgNO3 का नाम क्या है, लूनर कास्टिक। आप सोच रहे होंगे सर शीट दिखा के क्यों बोल रहे हैं, इसलिए ताकि आप गलत सलत देख लो शीट और डर जाओ, तो आपको डरना नहीं है, बस इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ताकि आपको क्या डर नहीं लगे, नहीं तो अभी
गड़बड़ हो जाएगी। ये सब क्रॉस कुछ नहीं करना, ये सब क्रॉस है कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सब आ जाएगा सॉल्ट में। बस एक लाइन याद करो, लूनर कास्टिक। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इट कांटेक्ट विद स्किन, इट प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन लाइक दैट ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की तरह। जैसे NaOH को अगर आप स्किन पे डाल दो तो जल जाएगा वो, ठीक है, जल जाएगा। तो जल जाएगा तो आप जैसे उससे जलता है वैसे ही जल जाएगा। क्लियर? अगला देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें वापस से, ये सब कैंसिल नहीं पढ़ना। जिंक कंपाउंड, अब इसमें एक लाइन याद करनी थी बस। एक ये वाला मैं चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करना आप। अगर आप AgO को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो AgO है ये डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो Ag+2, बट इट इज डायामैग्नेटिक। इट इज सपोज्ड, लिखा हुआ ना इसने कि इट इज सपोज टू बी पैरामैग्नेटिक ड्यू टू D9 कॉन्फ़िगरेशन, बट एक्चुअली डायामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि ये इस तरह से रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये भी याद करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा Ag+ और Ag3 और। क्लियर? सिंपल है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये वाली लाइन याद हो जाएगी कि AgO, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि AgO कैसा है, तो आप बोलोगे अरे AgO तो डायामैग्नेटिक है, सर ने बताया था। क्यों? बोलो क्यों? क्लियर? ये डायामैग्नेटिक कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका G+1 कर देंगे तो +1 करते ही आपको पता है क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा ये। और यहाँ आप जब देखेंगे तो इसमें D8 आएगा। और जब आप इसके हाई चार्ज होता है तो D8 को भरते हैं तो डायामैग्नेटिक हो जाता है, याद हो तो। कोऑर्डिनेशन में बताया था D8 को अगर फुल भरेंगे अपन D8 को तो इसकी स्प्लिटिंग लार्ज होगी, स्प्लिटिंग लार्ज होगी तो जब आप स्प्लिटिंग लार्ज में भरेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बजेगा। सन्यत बोल रही कि मेरे मास्टर बोलते हैं आपकी बुक पूरी लगा लूं तो IOC ऊपर लेवल की हो जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल, 100%। तो ये एक लाइन अब इसके बाद जेडेनो के लिए एक लाइन आपको याद करनी है, बताओ क्या? कि जो जेडेनो होता है इट इज कॉल्ड एज अ फिलोसोफर्स वूल ड्यू टू इट्स वुली, बोलो, फ्लॉक टाइप अपीरियंस। तो जेडेनो के लिए याद हो गया, फिलोसफर्स वूल कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, उत्कर्ष Ag का कॉन्फ़िगरेशन शायद आपको नहीं पता, जैसे कॉपर का होता है ना 3D10 4s1, ऐसे इसका होता है 4D10 5s1, +1 करते ही कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 4D10 आएगा, है ना? तो एक याद हो गया, जेडेनो क्या कहलाता है बताओ? फिलोसोफर्स वूल। तो आपसे पूछेगा यार जेडेनो कैसा होता है, तो आप बोल देना फिलोसोफर्स वूल होता है। ठीक है, बस बाकी सब आपका उसमें आ जाएगा सॉल्ट में, जेडेनो फिलोसोफर्स वूल। इसके बाद जेडेनो वाइट पिगमेंट होता है और इसका लेड वाइट लेड की तरह होता है, रिनमोन्स ये सब भी वहीं पर आएगा, छोड़ देना, यहाँ भी छोड़ देना सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद जेडेनोसोफोर में कुछ नहीं करना, ये सब वहाँ आ जाएगा। सॉल्ट के बाद कॉपर में, ठीक है, कॉपर 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 में कुछ नहीं करना, ये वाला पार्ट याद करना है बस, ये सॉल्ट में नहीं आता। ये लाइन याद करनी है CuCl2 के लिए, इट इज क्रिस्टलाइज एज CuCl2 डॉट 2H2 एमरोल्ड होता है, सॉल्यूशन में ब्लू होता है, कंसंट्रेट HCl। ये पूरी लाइनें याद करनी है, चार। बाकी सब छोड़ देना, ये सॉल्ट के बाद याद होती हैं, जल्दी करो इसको याद। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, फटाफट याद करो। हम्म 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो।
हाँ, डी ब्लॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। याद हो गया? अब देखो मेरे साथ याद करो। पहला, अगर मैं CuCl2 की बात करता हूं, तो CuO की रिएक्शन जब कंसंट्रेट HCl से कराएंगे तो बनेगा CuCl2। अगर इसे क्रिस्टलाइज करते हैं अपन, CuCl2 डॉट 2H2O, तो ये एमरोल्ड ग्रीन कलर का है। CuCl2 डॉट 2H2O कैसा है? एमरोल्ड कलर का। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद हो गई। इसके बाद ये कह रहा है कि सॉल्यूशन इन वाटर ब्लू कलर का होता है, कॉपर का, क्योंकि वो आपका इस तरह का कंपाउंड बनाता है। लेकिन अगर उसमें कंसंट्रेट HCl या KCl ऐड कर दें टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuCl2, अगर CuCl2 के अंदर डाल दें तो ये CuCl4 बना देगा, जिसका येलो कलर होता है। तो उसका तो ब्लू कलर हुआ, इसका क्या हुआ? येलो कलर, CuCl4 - 2 का येलो। और जब कंसंट्रेट एक्वा सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, हैविंग टू, यानी डाइल्यूट लेंगे तब तो क्या होगा? येलो। कंसंट्रेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ये और ये मिलके। ठीक, तो बस ये याद रखना था और कुछ नहीं। क्लियर? और एमरोल्ड ग्रीन का फॉर्मूला होता है CuCl2.2H2O। क्लियर दोस्तों? दोबारा से बोलेंगे। CuCl2 को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो तो CuH2O प्लस बनाएगा, इसका कलर क्या होगा? ब्लू। अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 लेते हैं तो कलर बनेगा येलो, क्योंकि CuCl4 - 2। और अगर कंसनट्रेट लेंगे तो फिर बन जाएगा ग्रीन, क्योंकि वो दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद ये आएगा आपका, ये सब सॉल्ट के अंदर आ जाएगा। आयरन के कंपाउंड है, ये भी सॉल्ट में आ जाएगा। ये एक रिएक्शन मेटलर्जी की होती है। इसमें क्या होता है कि FeS2 का अगर हम रोस्टिंग कर दें, ये याद है फूल्स गोल्ड होता था, इसका अगर रोस्टिंग कर देते हैं तो FeSO4 प्लस H2SO4 बन जाता है। बाकी कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर, खत्म। ये सब सॉल्ट में अपने आप कवर्ड है। इसके बाद अगला आया FeO। FeO की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट इज स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर। ये क्या होता है? FeO की बात कर रहे हैं ना, FeO ब्लैक कलर का होता है। तो FeO की जो बात कर रहे हैं वो स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर एंड कूलिंग स्लोली। तो इट इज स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर एंड ऑन कूलिंग स्लोली। ये क्या हो जाता है? डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसप्रपोर्शनेट। ठीक है, तो FeO डिसप्रपोर्शनेट होकर के ये FeO और इसमें आ जाएगा। तो यानी कि वो स्टेबल सिर्फ हाई टेम्परेचर पे रहेगा। अगर आप कूल कर देंगे तो ये डिकम्पोज होकर के Fe3O4 और Fe में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये डेलिक्वेसेंट होता है। अभी डेलिक्वेसेंट का मतलब बताओ क्या होता है? एनसीईआरटी में ये नहीं है दीपक। हम्म, दोबारा बताओ क्या बोला मैंने? डेलिक्वेसेंट क्या होता है? जब किसी की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी को अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो और उसमें डिजोल्व हो जाता है तो उस कंपाउंड को डेलिक्वेसेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहा है कि सॉल्युबल इन वाटर होगा FeCl3, बिकॉज इस, बोलो, सफिशिएंट कोवेलेंट होता है। वोलेटाइल होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में। और ये बनाता है Fe2Cl4। तो इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा बताओ? इसमें Fe2Cl4 है तो इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? ठीक है, बस ये याद रखना है, बाकी सब छोड़ देना। बस खत्म। ठीक है, तो शीट में से मैंने आपको जान पूछ के इसलिए दिखाया बेटा कि अगर वो शीट आप देखते तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते। हाँ, बस जो मैंने अंडरलाइन करी है ना शीट में से, वो लाइन नोट्स में लिख लेना बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और एनसीईआरटी से पढ़ना थ्योरी ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, एनसीईआरटी से शीट पढ़ें, बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ें थ्योरी जेई मेंस के लिए। एडवांस के लिए बताइए मैंने 4-5 बातें जो जेई एडवांस में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, हाँ या ना? क्या बोला बताओ मैंने? एडवांस के लिए बताया है जो आ जाते हैं। जल्दी से शीट में से नोट कर लो कॉपी में फटाफट। क्लियर? हो गया?
आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, अब छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो है ना डी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं और आप फंस जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक टाइट्रेशन आपने पढ़ी होगी, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। अगर नहीं पढ़ी तो ये अपन कहाँ पढ़ेंगे बताओ? जब आप एग्जाम स्कूल के अंदर जाएंगे ना, तो स्कूल में जब आप जाओगे तो स्कूल में जाने पर आप अपना प्रैक्टिकल करोगे तो उस प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है। टाइट्रेशन वर्स है ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4। कितने बच्चों को याद है ये हाँ सर ये टाइट्रेशन है ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 की। भाई क्या हुआ, चैटिंग रुक गई लल्ला? तो कैसे हम मचाएंगे हल्ला? वाह, कुछ बच्चों को तो पता है, मी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली बोलो, दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन नीड्स टेम्परेचर टू स्टार्ट। इसलिए इसको 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। वंस वंस रिएक्शन स्टार्ट, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग। इनिशियली दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर टू स्टार्ट, ठीक है ना? वंस रिएक्शन स्टार्ट देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग बिकॉज यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि Mn+2 जो है वो एक्ट्स एज अ ऑटो कैटेलिस्ट, ठीक है, एंड KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? कि इनिशियली दिस रिएक्शन नीड्स टू स्टार्ट, यानी कि देसी में समझे तो इनिशियली आपको इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है। टेम्परेचर जब चाहिए ताकि ये स्टार्ट हो जाए, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ पर Mn+2 एक्ट करेगा किसकी तरह? ऑटो कैटलिस्ट। KMnO4 किसकी तरह का? सेल्फ इंडिकेटर। ये दोनों सवाल जेई में जरूर आते हैं, चाहे वो एग्जाम में प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आपके मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप फोड़ देंगे अब तो। हम्म। अब इधर देखो, लिख लिया ये? हम्म। छोटी छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जी, फंस जाते हैं। कोइनेज मेटल्स क्या होती हैं? जैसे अभी सवाल आ जाए मान लो, आपको पता है कॉइनेज मेटल्स क्या होती हैं? तो कॉपर AgAu, ये कॉइनेज मेटल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बनाए गए थे सिक्के। पहले के ज़माने में गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे। कॉपर कॉइन्स से एक शासक थे तुगलक। तुगलक जो था उसने रातों रात सोने और उसके सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चला दिए थे। सर मैं मंडे को मेरी क्लास ऑफ है कोई दिली। जी हाँ, मंडे को मैं नहीं आऊँगा क्लास में। और कोई सूचना जानना चाहेंगे आप? क्लियर? अब डिस्टर्ब मत करो, बार बार एक ही चीज़ क्या पूछ रहे हो? लिखा हुआ है ऐप में, आ जाएगा अभी मंडे को, फिर बार बार क्या पूछना। इधर देखो, तो यहाँ पर कॉइनेज मेटल्स हो गई। इसके बाद जो है वो HGS होता था, वर्मी लोन। वर्मी लोन पूछे क्या होता है? HGS। इसका यूज होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं इसको? आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में। जल्दी बोलो, क्या बोला? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो।
हम्म। किसमें यूज करते हैं, आयुर्वेद और एचजीएस को। क्लियर। एक छोटा सा सवाल पूछता है कि 100% जो गोल्ड है उसको क्या कहते हैं, 24 कैरेट। 100% गोल्ड क्या कहलाता है, 24 कैरेट। और 100% जो सिल्वर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका 1000 फाइन सिल्वर। क्या बोला, जल्दी बताओ। 1000 फाइन सिल्वर। क्लियर। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। हो गया। क्या लिख रहा है, अच्छा। यूनानी मेडिसिन बनाने के काम आता है। यूनान आजकल ग्रीक होता है। इलेक्ट्रम क्या होता है, बहुत अच्छी पूछ पूछ रहे हो अभिनव। शोभित, आई होप आपका डाउट खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रम आपको पता है क्या होता है। इलेक्ट्रम एक अलॉय है जो आपको हमने मेटलर्जी में एक डीपीपी दी थी, अगर याद हो तो मेटलर्जी की जो डीपीपी है उसके अंदर इलेक्ट्रम और बहुत सारे अलॉयज लिखे हुए हैं ऐसे। तो ये बहुत सारे जो अलॉयज लिखे हुए हैं ना, वो अपने आप कर लेंगे, हाँ या ना। बोल दे भाई। हम्म। क्लियर। अभी क्लियर हो गया बेटा। अब छोटा छोटा ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे एक और पूछ लेता हूँ, पिकॉक और। आप में से कोई बताएगा पिकॉक और का फॉर्मूला, चलो बताओ। ये अपनी उस डीपीपी में नहीं है। पिकॉक और का जो और है वो डीपीपी में नहीं है। मेटलर्जी के लिए कोई जरूरत नहीं है बेटा, है ना। पिकॉक और होता है Cu5S और। एक और होता है बोर्डेक्स मिक्सचर। बता सकते हो आप बोर्डेक्स मिक्सचर का फॉर्मूला, मुझे बताओ। बोर्डेक्स मिक्सचर का जो फॉर्मूला है वो बताओ। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर बोलो। कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद है। बोर्डेक्स मिक्सचर होता था। बोर्डेक्स मिक्सचर के अंदर आपसे पूछा है फंगिसाइड होता है या क्या होता है ये, तो क्या होता है ये बताओ। फंगिसाइड, फंगस को मारने के काम आता है ये। किस काम आता है बताओ ये, फंगस को मारने के, फंगिसाइड्स। क्लियर। एक सवाल और बचपन में पूछा जाता था, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, अगर आपसे पूछे तो आप बोलना, एक तो होती है रुथीनियम की और एक होती है ऑस्मियम की। दोनों की हाईएस्ट होती है +8 +8। लेकिन अगर दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा पूछी जाए तो किसकी होगी बताओ, ऑस्मियम। ऑस्मियम की। दोबारा से बोलो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो किसकी होगी, रुथीनियम और ऑस्मियम। उसमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ, ऑस्मियम की। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट याद करने की ट्रिक बता दो, हे भगवान। ये तो क्या बताऊं इसमें, ये तो बता दी थी उस दिन शायद, है ना। हम्म। हाँ या ना। इसके बाद एक और सवाल आता है छोटा सा, पर्पल ऑफ केसियस किसे कहते हैं। क्या सवाल है बताओ।
ये वैसे सॉल उसमें भी आएगा ये सरफेस उसमें। हाँ सरफेस पर्पल ऑफ केसीएस। तो देखो पर्पल ऑफ केसीएस क्या होता है, SnCl2 लेते हैं और AuCl3 लेते हैं। तो SnCl2 क्या करेगा, इस AuCl3 को, ये SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और Au+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको तो रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस करेगा और Au+SnCl4 में आ जाएगा। अब इस SnCl4 का हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये स्टेनिक एसिड बन जाएगा। तो गोल्ड का, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, गोल्ड का, ये गोल्ड है, इसका एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसमें, वो कहलाता है आपका, बोलो, पर्पल ऑफ केशियस। यानी कि पर्पल ऑफ केशियस अगर पूछे तो क्या बोलोगे आप, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इन स्टेनिक एसिड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ केशियस। दोबारा बोलो, क्या बोलोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, बोलो, गोल्ड इन स्टेनिक एसिड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ केसियस। क्लियर है बेटा? नहीं कुछ याद नहीं करना इसको राज, ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर टिक लगाने के लिए आ जाते हैं। क्लियर? ये तो छोटे छोटे से डाउट है, बस ट्रिक है, तो 2 मिनट में हो जाएगी। क्लियर? हो गया है? अब एक बार एनसीईआरटी की शक्ल देख लें कैसी है, क्योंकि एनसीईआरटी भी दिखनी चाहिए, नहीं तो डर जाओगे फिर। एस ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एनसीईआरटी। है, क्यों नाराज हो रहे हो? हाँ यार, मेरी बुक में अभी डी ब्लॉक में सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी। ये देखो, डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल कंटेन इन द ग्रुप ग्रुप ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए अब एलिमेंट। अब इसमें जो आपको एक चीज़ देखनी थी ना, ये क्या है, जेई मेंस में ऐसे सवाल उठपटांग आ जाते हैं, वो ये है देखो। एक बार आप रीडिंग लगा लेना, इसमें से एक दो सवाल आए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद करना। इस टेबल को देखो, सबसे पहले तो आपसे डेंसिटी पूछ लेगा वो, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है इसमें से बताओ। तो डेंसिटी यहाँ देखना आप, ये डेंसिटी दिख रही, अगर आप स्कैंडियम की देखते हो तो 3.43 है, और मुझे लग रहा है सबसे कम इसी की है। और अगर हाईएस्ट पूछे तो कॉपर की बोलना, क्योंकि यहाँ 3.9 के बाद भी आगे ज़्यादा आती है, तो कॉपर की हाईएस्ट होगी डेंसिटी और स्कैंडियम की वीक हो गई। तो डेंसिटी डायरेक्ट डेटा बेस पूछ लेता है वो, है ना? तो डेटा भी बता दोगे आप, बताओ जल्दी बोलो, स्कैंडियम की हाईएस्ट है कि नहीं है डेंसिटी? दिस इज फॉर जेई मेंस। आपको थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़े या नोट से? तो नोट से पढ़े, क्या नहीं? हाँ, नोट से ही पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही देखनी है एनसीईआरटी से। तो अभी बता सकते हो आप डेंसिटी किसकी हायर है, बताओ। कैंडियम की। लोअर किसकी है? कॉपर की। एक ये देख लिया, बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब दूसरा पूछेगा वो डेंसिटी के बाद, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये दो डेटा आपको याद रखना है, एक डेंसिटी का और एक इसका।
ठीक है, अब बताओ फटाफट से। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में इसकी तो दे रखी है आपके 326, और बेचारे इस जिंक की दे रखी है 126। तो मेरे हिसाब से सबसे कम तो ये हुआ जिंक, और सबसे ज़्यादा वेनेडियम हो गया। देखो जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 515, अभी बोला भी था मैंने, बोला था ना। तो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको याद हो जाएगी, वेनेडियम की 515 है ना, और उसकी 126 है, याद कर लेंगे इसको। एक मैंने कल आपको याद है लिखवाया था उस समय, क्या लिखाया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैंने कहा था कोबाल्ट का ज़्यादा होता है। कहाँ गया बे, ये रहा। कोबाल्ट का देखो 1.97 के आसपास, मैंने बोला था ना कल कि कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा होगा ये +3 और +2 वाला, जब मैं कल करा रहा था सवाल। ये सवाल भी आ जाता है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कोबाल्ट का। तीन याद हो गए, फटाफट फटाफट बोलो। जी बिल्कुल हर्षिल, बहुत मज़ा आया था, स्कूटी जर्नी में मज़ा आया था, हाँ। बच्चे ने छोड़ा था एक, बताया था ना। हमेशा क्वेश्चन जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पूछता है। किसका, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। ये तीन डेटा याद हो जाएंगे, ये आपका डी ब्लॉक समाप्त। अब आप थोड़ा सा रिवाइज करो, हम पी वाई क्यूज करेंगे। कॉपर का ज़्यादा है, हाँ। कहाँ गया, कॉपर का नहीं है बेटा, नीचे नीचे की बात हो रही, कॉपर तो है ही नहीं यहाँ पे, 3+ में जाता ही नहीं है ना वो। कॉपर तो +2 से ज़्यादा जाता ही नहीं है। आप उत्कर्ष गलत देख रहे हो, है ना। वैल्यूज़ याद नहीं करनी, सिर्फ एलिमेंट याद करने हैं। चलो मैं पूछता हूँ आपसे, डेंसिटी किसकी ज़्यादा, बोलो। डेंसिटी किसकी ज़्यादा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जीरो है, वो मेटल से M से M+2 है, हमने भाई +3 से +2 वाला। अर्जुन आप गलत सोच रहे हो बेटा, +2 से +3 वाला, ठीक है, +3 से +2 वाला। अब हम जेई मेंस की एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। कहाँ गई उसे ढूंढो, नाराज होगी है ना। ये आ गया सवाल वो। चलो अब शुरू करें जेई मेंस। हाँ डी ब्लॉक खत्म। अब आपको डी ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ना है अच्छे से, और नोट्स में से बस। सर डेंसिटी 8.9 को लोएस्ट एंड 3.43 को हाईएस्ट क्यों कह रहे हैं, गलत, आपने गलत सुन लिया ना। कॉपर की हाईएस्ट बोला है डेंसिटी, 8.90 कॉपर की हाईएस्ट बोली है, स्कैंडियम की, उसकी स्कैंडियम को हाईएस्ट नहीं बोला था, ठीक है। 3.43 को लोएस्ट बोला था सप्तांशु, गलत सुन लिया आपने बेटा। डी ब्लॉक खत्म है। अब अपन पी वाई क्यूज करेंगे, आप पढ़ कर आए होंगे ईमानदारी से बोलो। पढ़कर आए हैं ना, तो अब जल्दी से बता दो फटाफट मुझे। हम्म, फटाफट फटाफट। PT+2 और PT+4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है PT+2, सॉरी PT+4। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ये क्या हुआ, जी मेन वाला इधर आएगा। हाँ ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, जो मैंने टिक लगाया बस वो पढ़ना है।
वाह, कई बच्चों का आ गया बी। निकालने की कोशिश करो। अगर हम ध्यान से देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज, यार Mn+2 की अगर हम बात करें तो 3d5 आएगा भाई साहब, तो वे तो वैसे ही आ गया, हाईएस्ट पूछा है तो मैक्सिमम तो इसी में आ गया, तो आंसर तो आगरा आएगा। कौन बोला था बी? गलत था ये तो। बी में कैसे होंगे? आयन हैज द मैक्सिमम बोल रहा है भाई। Fe+2 में तो 3d6 आएगा। तो यार जब Mn+2 को भरोगे तो 5 अनपेड होंगे ना उसमें, 1 2 3 4 5। इसमें भरोगे तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या कर रहे हो ये? ऐसे चलेगा क्या काम? तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना नहीं आ रहा यार? है? टाइटेनियम की बात कर लो। स्कैंडियम टाइटेनियम, दो, यहाँ दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और एक दो। क्रोमियम+2 की बात करो, 3d5 4s1, तो क्रोमियम+2 में तो 3d कितना रह जाएगा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ 4 ही है, यहाँ 5 हो गए, तो ये आएगा ना आंसर। हम्म, ए आंसर है, ए। अगला करो। देखो सीरियम अभी पढ़ा नहीं अपन ने, एफ ब्लॉक में आएगा इसलिए छोड़ दो। इसको सोचो एक बार, ट्राई करो, शायद आपको आ जाए। दिमाग लगाओ, देखें। हम्म, जल्दी। हो गया बेटा? निकल और कॉपर दोनों की है, तो मैंने आपको बताया था ना दिव्यांश कि 8.91 के ऐसे वैल्यूज होती हैं, फिर उसके आगे भी होती है 8.92 ऐसे, तो कॉपर की थोड़ी ज़्यादा थी, है ना? फोर्थ क्वेश्चन था। तो डाइक्रोमेट बनता अगर आपको याद हो तो, एसिड डाल देते हैं अगर, बोलो, पोटेशियम क्रोमेट है, तो आपको मैंने कल सिखाया था याद हो तो, कि अगर एसिड डाल देंगे तो वहां पर आपको कन्फर्म है कि डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा वो। ये कल सिखाया था नहीं सिखाया था बताओ? हमने क्या सीखा था बताओ? डाइक्रोमेट बन जाता है, भूल गए आप? हमने कहा था कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एग्जिस्ट करते हैं, पीएच अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन पीएच। तो मैंने कहा था अगर मीडियम एसिडिक कर दोगे तो ये आ जाएगा, मीडियम अगर बेसिक कर दोगे तो ये आ जाएगा। भूल गए आप यार? क्लियर? अगला करो। ये अपन ने करा था, और फैजांस रूल पढ़ के आने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे। ये फिर फैजांस रूल का ही है, करो। नवदीप हम कोऑर्डिनेशन की भी करवा देंगे बेटा, परंतु अगर अभी डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं तो पहले डी ब्लॉक पढ़ लो यार, हैं?
तुम्हारी ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती। पेपर फिर हमसे कह दो, पेपर भी हम ही करके आ जाएंगे। काहे परेशान हो रहे हो जीवन में तुम इतना? जब आपको होमवर्क दिया है कि डी ब्लॉक करके आना, तो डी ब्लॉक पढ़ कर आओ ना। टीचर ही करा दो सब जिंदगी में, खुद भी कुछ कर लो। मैं कर रहा हूं ना बात, वाई आर यू? कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। देखो इधर, अगर आपको याद आ रहा हो, आयनिक कंपाउंड जब अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था नाइट्रेट का, तो उसमें बोला था कि नेटिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल एंड ऑक्सीजन में। क्या बोला था जल्दी बताओ? नेटिव मेटल के ऑक्साइड्स फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल एंड ऑक्सीजन में। दोबारा बोलो, बोलो। नेटिव मेटल के ऑक्साइड्स जो थे वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल एंड ऑक्सीजन में, ठीक है ना। इसलिए सिल्वर का जो नाइट्रेट है, नेटिव मेटल मतलब सिल्वर और मरकरी, तो इनके अगर ऑक्साइड होंगे तो भी टूट जाएंगे मेटल और ऑक्सीजन। तो ये आंसर आएगा। अगला करो। अभी अभी आयनाइजेशन एनर्जी कराई थी अपन ने, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट है? ओ वाह, अमेजिंग ना। ट्राई करो जल्दी। वाह, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पी वाई क्यू सीरीज। भाई फीडबैक भी दे देना यार, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है पी वाई क्यू सीरीज, जल्दी। अब देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो जब हम क्रोमियम की सिचुएशन देखते हैं, 3d5 4s1 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा तो इसमें से निकालूंगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलते ऐसा बने। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूंगा, यानी कि क्रोमियम +2 की बात करूंगा, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसमें से। तो ये तो ऐसा नहीं लग रहा हाफ फिल्ड हो गया? हाफ फिल्ड हो गया तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल। तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड अगर स्टेबल ज़्यादा होता है मेरे लल्ला, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा इसमें से, हाफ फील्ड में से। बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्रोमियम। सेकेंड आयनिक एनर्जी क्रोमियम की ज़्यादा होगी। क्यों होगी? रीज़न पूछे तो बताओ। ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी करो। ओ, अभी बताया। ओ माय गॉड, अभी बताया था भाई। गजब, गजब बेइज्जती है भाई इस सवाल की तो। यार ये कौन है यार? प्रवीण, कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब हद कर देते हैं यार कभी कभी तो। सच में तुम, मैंगनीज में भी तो हाफ फील्ड है। अरे तो मैंगनीज में 4s2 भी तो है, 3d5 4s2। जब हम मैंगनीज में +1 बनाएंगे लल्ला, तो यहाँ 3d5 4s1 आएगा। तो इसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s का निकलेगा, बहुत आसानी से निकाल देगा वो। मतलब क्वेश्चन भी तो समझा करो रे यार। कॉइनेज मेटल्स तो अभी बताया था आपको, कॉपर AgAu। अगला बताओ। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2। करो जल्दी करके बताओ ये। पी वाई क्यू सीरीज आर गोइंग माइंड ब्लोइंग। अरे वाह, थैंक यू। अगर आप Fe की बात करो, तो Fe का 3d6 4s2 होता है। Fe2 प्लस करेंगे तो 3d6 होगा।
नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। देखो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। अगर डी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो 6 होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है। डी डी इलेक्ट्रॉन डी में तो 6 ही है ना। अनपेड नहीं पूछ रहा है। इसलिए आंसर डी आएगा इसका। ए क्यों बोल रहा है दीपू? दीपू ए क्यों बोला आपने? दीपू ए क्यों बोल रहे हैं आप? दीपू 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 बोलो। अभी भी नहीं समझ में आया? D6 से तो 6 ही होंगे ना। इतना आसान सवाल था। अगला। ओ माय गॉड, अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन दिस विथ कॉपर। बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो इसको एक बार, देखें। ट्राई 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 ट्राई। जी हर्ष, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसको ऐसे समझो आप। यहाँ पता है क्या हो रहा है? अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं और ये कॉपर में NH3 होल 4 + 2 कर दिया, तो कॉपर में अगर NH3 होल 4 + 2 कर दिया तो कॉपर आयंस इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन है बट नॉट एसिडिक सॉल्यूशन। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन कर दिया तो ये अमोनिया रिएक्ट करके NH4+ बन जाएगा और कॉपर +2 फ्री हो जाएगा। तो इसलिए एसिडिक मीडियम में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया हट जाएगा। अब देखो क्या लिख रहा है उसमें। एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स कोऑर्डिनेट विद अमोनिया, आंसर बी आ जाएगा। ठीक है। लेंथेनम रेडियाई तो अभी नहीं आएगी क्योंकि एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। सीरियम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। लेंथेनाइड एफ ब्लॉक में आएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ाया था अपन ने, पढ़ो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया था ना। ये वाला करो 13th। इसका डी आ जाएगा। आंसर है 4F की वजह से हो रहा था ये तो। पक्का 4F की वजह से हो रहा था। 4F डी आंसर है। डी 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 डी। अगला करो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट बोर एक्वा सॉल्यूशन वुड बी निकल +2। चलो बताओ जल्दी। यार एक बात बताओ, निकल +2 है तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आता है आप लोगों को? 3D8 होगा। 3D8 में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है। तो इसमें पुट करोगे तो आपका 2.84 आ जाएगा। आपको याद है अपन ने बताया भी था कि अगर फॉर्मूले में देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है 2 है 3 4 5 6 तो फिक्स होता है म्यू इसका 1.73 2.80 3.87 9.0 5.92 और 6.9। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने ये जो वैल्यूज है ना, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू हमेशा आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगी। जल्दी बोलो। फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगी। दोबारा बोलो। फर्स्ट वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगी। तो यहाँ अगर निकल +2 में जब मैंने देखा 2 अनपेड हैं
तो मुझे वैसे ही पता लग गया 2.80 के आसपास होगा, तो ए आंसर आ गया। अगला करो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर आ गया ये। बोलो 15th का, फिर से डी आएगा, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ, ये तो सेम ही सवाल हो गया। अगला करो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लेंथेनाइड इज वेरी सिमिलर फॉर F5 डी आर इक्वली शील्डेड डी मोर, ये भी लेंथेनम का हो गया। एक्टिनाइट्स का हो गया, लार्जर नंबर ऑफ एग्जिट बाय द एक्टिनाइट, दो एक्टिनाइट हो गया। इन कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन फॉलोइंग स्टूडेंट, ये करो 19th करो। हम्म, बेटा कोई बात नहीं शोभित, अगर हमने उसे छोड़ दिया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। हम आगे के कर सकते हैं ना सवाल, अगर आगे आ रहे हैं तो आप शीट में से कर लेना, शोभित शीट में दिया हुआ है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ ना बात, यार शोभित से तो ऐसे बात नहीं कर सकता है। शोभित इज अ वेरी गुड बॉय। हम्म, सोचो। इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शो द बेसिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। सही हो सकता है नहीं, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हमेशा एसिडिक होते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमेशा बेसिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? पक्का? तो यहां पर आपका आंसर क्या है? आगरा। सिंपल है कि नहीं है? ये तो उसमें पढ़ लोगे आप, ट्राई करो फिर भी देखें इसका, M2+ से जीरो का। ये पता है किस में आता है? ये फिजिकल के अंदर आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। जल्दी। तो छोड़ दो इसको, इसको वहीं करना फिजिकल में। वाओ, आयरन एग्जिबिट +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला करो। जल्दी। शीट में और आपके नोट्स में कितना डिफरेंस है? नोट्स इंपॉर्टेंट है भाई, शीट में बहुत सारा है, सॉल्ट एनालिसिस भी मिक्स है, तो आप कर नहीं पाओगे।
हाउ टू डिसाइड एसिडिक, बेटा ये ना फैजांस रूल में पढ़ाया था अपन ने अमित। आप जाके इसी कोर्स में देखना फैजांस रूल। फैजांस रूल में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहीं बताते हैं एसिडिक कैरेक्टर। उसमें एक टॉपिक होता है एसिडिक नेचर। जल्दी बताओ। इसका आया 24th का, बताओ आंसर। 24th का आंसर देखें क्या आता है। फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजीली, ओह माय गॉड, इनकरेक्ट पूछा है। अब देखो Fe+2 दे दिया, Fe+3 दे दिया। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है भाई, पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो पानी को ज़्यादा बुलाएगा, पानी को ज़्यादा बुलाएगा तो Fe+3 ज़्यादा अच्छा होगा ना। Fe+3 होगा, Fe+3 ज़्यादा बुलाएगा। नहीं आया समझ में। पानी को ज़्यादा बुलाएगा तो हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, तो इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो ये आ गया डी। फिर वही बात है कि फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक, वही सही बात है। अभी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, Fe+3 हायर हो गया तो एसिडिक ज़्यादा होगा। फेरस कंपाउंड आर रिलेटिवली मोर आयनिक, नहीं। फेरस हाँ, +2 और +3 में से +3 वाला ज़्यादा कोवेलेंट होगा जब ज़्यादा चार्ज होता है तो। फेरस कंपाउंड आर लेस वोलेटाइल, ठीक है, यस सही है ये भी। क्योंकि अगर कोवेलेंट ज़्यादा जो होते हैं ना, वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। कोवेलेंट जितना ज़्यादा होगा उतना मोर वोलेटाइल होगा। तो इसका मतलब सारे सही हैं, बस ये वाला गलत है। अगला करो। ये इधर कैसे आ गया यार। डक्टाइल नेचर होता है वो, तार बनाना, तार। भव्यदीप, डक्टाइल का मतलब तार, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। हाँ ये वाला करो, अच्छा सवाल है ये तो। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो। हो गया। चलो देखो, बताओ जरा। चेक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट रिप्रेजेंट। ये तो वैसे ही आ गया आंसर, क्योंकि Mn+2, मैंने तो आंसर वैसे ही निकाल दिया। Mn+2 होगा तो 3d5 होगा, Fe+2 होगा तो 3d6 होगा। अगर मैं इसमें देखूंगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें देखूंगा तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखूंगा 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखूंगा 4, तो बताओ सोच के खुद ही कौन ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, Mn में। तो ये गलत ऑर्डर आ गया, ये तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे देखो। डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टी, आंसर ही बन गया ये। अगला करो। ओ माय गॉड, ये तो आज अभी बताया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हम्म, ये वाला करो। फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो, ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो विद द एटॉमिक नंबर। ये आज अभी थोड़ी देर पहले बताया था।
लॉक कर दें? डी ऑप्शन। अगला बताओ। भाई साहब, इसको एक बार सोचो दिमाग लगा के, है ना। इस थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, पर आप समझ जाओगे। ये H2 आएगा यहाँ, है ना। सोचो एक बार, देखें। हम्म। आपको याद है अपन ने मेटलर्जी पढ़ा था रघुवरन, इसलिए नहीं हो रहा है, मेटलर्जी का सवाल है। मेटलर्जी में Fe से Fe3O4 बनाता तो CO ने इसको रिड्यूस किया था, क्योंकि हमने कहा था बिलो 710, बिलो 710 पे रिडक्शन होगा, तो Fe आ गया ना, ये आया ना। अब FeSO4 को हीट करते हैं, ये आएगा भी सॉल्ट में, तो यहाँ पर आपका, बोलो, Fe2O3 को हीट करते तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ भी Fe नहीं बनता है, ये Fe2O3 प्लस SO3 बनता है, ये गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ पर Fe नहीं बनता है, ये क्या बनता है यहाँ पे, रिड्यूस होता। ठीक है, जिंक से Fe+2 से Fe, ठीक है, इसकी बजाय क्या बनता, ZnCl2, गलत। इसलिए यहाँ पर Fe बन रहा है ये, तो आप अपने आप ही आंसर आ जाता। तो इसलिए इतना टेंशन मतलब, ये दो ऑप्शन तो आपको सॉल्व से आएंगे कि FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट आ गया, इसका हीटिंग इफेक्ट आ गया, तो हीटिंग इफेक्ट आते ही खत्म हो जाएगा। ये अपन ने मेटलर्जी में पढ़ा था कि भैया FeO 700 से रिड्यूस कर देता है, तो यही तो आया, 710 से कम पे CO करता था, तो CO रिड्यूस कर रहा है, Fe आ गया आंसर। हाँ है ना, बोलो। जीनल, समझ में आया बेटा? अब देखो, ये सवाल भी डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से मिला हुआ है। ये अच्छा सवाल है, ये भी करो, इसको ट्राई करो। हम्म। जल्दी करो। जी निखिल, 25 में सी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर दीजिए, रोशन हम कर देते हैं, पहले आप ये पढ़ लो। जीनल, आपने रिप्लाई नहीं दिया, समझ में आया नहीं आया बेटा? जीनल, जीनल, जीनल बेटा, जीनल प्लीज रिप्लाई। जीनल का रिप्लाई आ गया, समझ में आ गया सर। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको, अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना। सबसे पहले कह रहा है कि द इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट। देखो, अगर आप यहाँ देखो ये प्लस है और ये -2 है, अगर यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपको क्या मतलब निकला?
यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती रिएक्शन, क्योंकि यहाँ लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी होती है चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ ज़्यादा चार्जेस है, यहाँ कम है, तो ये इधर से इधर नहीं जा सकती रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इधर से इधर आ सकती थी। तो ये लैटिस एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन इधर नहीं आया, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कम स्टेबल की तरफ नहीं भागेगा, तो ये उधर कभी नहीं जा सकती रिएक्शन, गलत। दूसरी देखो, यहाँ पर आपका ये अमोनिया है, उसमें एसिड डाल दिया आपने तो NH4+ बन जाएगा, ये रिएक्शन भाग सकती है, आंसर ही आ गया। ये वाली इसलिए गलत हो गई क्योंकि आप देखो अगर EDTA यहाँ जुड़ा हुआ है, तो EDTA तो -4 है, ये +2, तो यहाँ -2 आना चाहिए था, यहाँ पर +2 लिख दिया, दिस इज वाई ये रॉन्ग। यहाँ कॉपर +2 दिया हुआ है उसने, और यहाँ कॉपर +2 दिया है, तो इस रिएक्शन को अगर कोऑर्डिनेशन में याद करो आप, तो मैंने कहा था +2 से जब साइनाइड रिएक्ट करता है तो पहले CuCN2 बनता है, फिर ये CuCN2 टूट जाता है अनस्टेबल होने की वजह से। कुछ याद है, रेडॉक्स होती थी यहाँ +1, और ये माइनस से यहाँ 0 चला जाता था। ये तो उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में ये होता था कि यहाँ पर आपका +2 से साइनाइड बनेगा, ये टूटा, और फिर ये जो आपका CuCN है वो एक्सिस से रिएक्ट करके आपके बनाता था K3CuCN4, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता K2 वाला, इसलिए ये भी गलत है। तो ये अच्छा सवाल, देखो समझ में आया, आया ना, क्लियर। अगला सवाल करता, कलर ऑफ KMnO4, ये डी ब्लॉक में नहीं बताया था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बताया था। कहाँ बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ये सवाल करा चुके हैं वैसे कोऑर्डिनेशन में, करके बताओ। हम्म, हो गया। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन में बताया था ऐसे, +7, +7 जो था वो इसको अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन इसको। तो जब ये ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन कहता है, "ए भैया कहाँ ले यार हमारा इलेक्ट्रॉन, दोबारा दीजिए तो अपनी ओर वापस ले लेता है, फिर से वो खींचता है अपनी ओर, फिर वापस खींचता है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने बताया था ये CT लिगेंड टू मेटल है, तो यानी चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, यानी कि C आंसर आएगा इसका, C लिगेंड टू मेटल। अगला करके बताओ, XO2 इज फ्यूज्ड विद एल्कली हाइड्रोक्साइड, डार्क ग्रीन प्रोडक्ट इज फाउंड, ये तो करवाया था कल ही अच्छे से। चलो, बहुत अच्छा सवाल है ये, ट्राई करो। मयंक अभी बता देंगे बेटा लास्ट में, वाई आर यू सो सैड एंड स्ट्रेस, बाकी तो करो ना, तुम एक पे एक स्टक क्यों हो जाते हो एक ही चीज पे आके। मतलब आपने उस एक ऑप्शन के लिए इतने सारे सवालों की बेइज्जती कर दी, मतलब ऐसा लगा दिया दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, सबको निकाल दो यहाँ से, है ना मयंक। अबे इतना इतना मतलब वो मत हुआ करो स्टक, छोड़ दो उसको, लीव इट, बाकियों पे फोकस करो, ये भी तो जेई मेन की PYQs है। हाँ वंश, हम ऐड कर देंगे, प्लीज प्लीज बख्श दो मुझे, अभी सवाल करा लेने दो यार प्लीज। मैं ऐड कर दूंगा साहब, बिल्कुल घर आके ऐड कर दूंगा वंश, ठीक है। सवाल करो अभी पहले। ये एक सवाल समझ में आया, मैंगनीज आएगा इसमें, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, नहीं याद आ रहा। XO2 याद करो, MnO2, अल्कलाइन मैंने बोला था KOH और NOH, मैंने कहा था KNO3 लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, हीटिंग करेंगे तो बनेगा MnO4-, फिर मैंने कहा था कि इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो लिटिल एल्कली चाहिए,
तो मैंने कहा था फिर ये MnO4 माइनस ग्रीन बनेगा सॉल्यूशन, याद आया? फिर मैंने कहा था कि MnO4 माइनस ओनली स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में ही रहता है, एसिडिक न्यूट्रल इनमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, इसलिए मैंगनीज था। अगला करो। द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज। मस्त सवाल है रे बाबा। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब इसका आंसर यही आएगा। अभी तो बताया था यार, लोएस्ट जिंक है, हाईएस्ट वेनेडियम है, याद है? हाईएस्ट वेनेडियम था, हाईएस्ट। अब इसमें पता है कुछ लोग आपको गलत सलत बता सकते हैं, तो ध्यान रखना वो क्या करेंगे आपको। वो बोलेंगे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो क्या करेंगे, इस जिंक का आंसर नहीं देंगे और कहेंगे कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आंसर जिंक नहीं जाएगा। लेकिन जेई मेंस में जिंक गया है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जब कभी ऐसे ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनको कंसिडर करते हैं। जब सवाल पूछे कि कौन ट्रांजिशन नहीं है तभी उसको आंसर में लेते हैं जिंक के, अदरवाइज तो आंसर सिंपल लगाते हैं। अब अगर आपने गलत नहीं किया, आपने एकदम सही कर दिया विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी को कन्फ्यूजन नहीं आया कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसलिए आंसर नहीं हो सकता जिंक। तो कई लोगों ने क्या करा था, वो गलत सलत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भाई ये नहीं है इधर, इसकी जगह ही फिर ये लिख देंगे। तो आप उस चक्रों में नहीं पढ़ना कहीं पे भी, ठीक है? वो कंसिडरेशन हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही लेके चलता है। वो बोलने में आता है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब क्या होता है, चैप्टर जो होता है ना वो डी ब्लॉक है, लेकिन उसके लिए हमेशा चैप्टर के लिए जो लैंग्वेज चलती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की चलती है। तो वो क्या करते हैं एग्जामिनर, फ्लो फ्लो में ट्रांजिशन एलिमेंट ही चलाते रहते हैं, और फिर आप उसमें डीप में सोचते हो कि जिंक तो नहीं है तो छोड़ दूं, नहीं। क्लियर? अगला करो। रिड्यूसिंग पोटेंशियल तो आपको फिजिकल से देखना है, ये तो आया ना। अगला करो। वाओ, ये तो आना चाहिए बॉस। गोल्ड और सिल्वर के लिए कौन सा होता है, ये अपन ने मेटलर्जी में पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ करेंगे, डी ब्लॉक है इसलिए। चलो ट्राई करो। आंसर सही हो तो थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दिया करो, जेई मेंस का रिजल्ट इट सेल्फ अप्रिशिएशन है, मेरे अप्रिशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, किसी अप्रिशिएशन के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है शोभित? यहाँ अप्रिशिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अप्रिशिएशन वहीं चाहिए लाइफ में, अपने आप डिग्री बन जाएगी वो। आंसर ही आगरा आ गया यार। आपको गोल्ड और सिल्वर याद नहीं है, साइनाइड होते थे, साइनाइड सॉल्यूशंस होते थे सिल्वर और गोल्ड के। द एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अमेजिंग। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता स्कैंडियम। स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में है और वो है +3। जल्दी बोलो। वेरियम और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करेगा? स्कैंडियम। इसकी एक ही होती है। जैसे आप कॉपर की देखोगे तो कॉपर कॉपर +1 और कॉपर +2 में होता है। वेनेडियम की देखोगे तो वेनेडियम +3 में भी होगा, +5 में भी हो जाएगा। टाइटेनियम +2 में भी होगा, +4 में भी होगा। स्कैंडियम की एक ही होती है। अगला देखो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करके बताओ। हम्म। बी आ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी।
फिर से आ गया लो, ये वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया देखो। प्रिपरेशन बताई थी ना इसकी, चलो बताओ। हम्म। सोच के करना, सोच के, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ये का ये क्वेश्चन, इसका पूरा पैराग्राफ लिख दिया था मैंने, याद हो तो। चलो देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एम एन कंपाउंड एक्स 513 रिजल्ट इन द कंपाउंड वाई MnO2 and gaseous product MnO2 react with NaCl and concentrate H2SO4 with pungent smell। तो इसमें समझना आप, ये आपको KMnO4 कह रहा है, थर्मल एम एन रिजल्ट कंपाउंड वाई। तो आपको इसका हीटिंग इफेक्ट तो मैंने बताया था, K2MnO4 MnO2 प्लस O2। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना आप, ये आपकी सॉल्ट में वापस आएगी रिएक्शन, कि MnO2 प्लस Cl जो होता है ना, NaCl, इससे जब रिएक्ट करते हैं तो ये Cl2 गैस बनती है। तो Cl2 गैस पंजड स्मेल होती है, तो आंसर इसका आगरा आ जाएगा, ये KMnO4 K2MnO4 और Cl2। ठीक है, ये वाली रिएक्शन सॉल्ट में आ जाएगी, सो डोंट यू वरी, ये आएगी सॉल्ट एनालिसिस में, इससे मिक्स्ड है ये। अगला करो। ओहो, ओह, ये आ गए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट आ गए भाई, मैंने उस दिन सिखाए थे कैटलिस्ट, याद करना। ट्राई करो कैटलिस्ट, चलो। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह, कैटलिस्ट को क्लिक करो। हम्म। डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है सप्तांशु, है ना। अभी 3 बार मैंने बोला और मैंने क्लास में भी बताया था अभी जब एनसीईआरटी खोली थी। ठीक है, चलो। इसका आंसर तो सप्तांशु, ठीक है। अमोनिया का पंजड स्मेल होता है, Cl2 का होता है इशू। ये सारी गैसों के बारे में हम सॉल्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इशू। हम्म। हो गया। 37। हाँ देखो जरा, सी ऑप्शन आ रहा है क्या, ए का 3 है क्या, ए का 3। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड मैंने बताया था H2SO4 में था। TiCl4 मैंने कहा था पॉलीथीन में था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। वैकर कैटलिस्ट मैंने कहा था इथेनॉल को एल्डिहाइड में बदलते हैं। और आयरन का ऑक्साइड मैंने कहा था हेबर प्रोसेस में है। देखें मैच करो, सही बैठ रहा है क्या। ए का 3, बी का 1, सी का 2। कहाँ गया बे। हाँ, कुछ याद आया। वापस बोलता हूँ, ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है, जो इससे H2SO4 बनता है। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, मैंने कहा था जिगलर नाटा कैटलिस्ट से पॉलीथीन बनाई जाती है, तो पॉलीथीन बन गई। ये वैकर कैटलिस्ट है, मैंने लिखा भी था, वैकर कैटलिस्ट से अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जाता है, तो इथेनॉल से मैच कर दिया। आयरन के ऑक्साइड हमेशा हैबर मेथड में होते हैं, हैबर मेथड से अमोनिया बनाई जाती है। याद आया, आया ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट करो।
इनकरेक्ट की बात करें, अब आपसे बोल रहा है, ये तो वैसे ही सवाल हो गया ये बोल रहा है मैग्नेट, मैग्नेट मतलब समझना आप, ये होता है मैग्नेट Mn+2, ये होता है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट में जब आप देखोगे तो Mn+2 होगा, Mn+2 है तो 3d0, और यहाँ जब देखेंगे तो ये Mn+6 होगा, 6 होगा तो 3d1 होगा। तो जब इन दोनों में आप देखोगे तो ये वाला जो होगा पैरा मैग्नेटिक, इसको कहते हैं पर मैग्नेट। ठीक है, अब बताओ, तो ये तो पैरा मैग्नेटिक होगा, तो गलत हो गया ना, सी तो इनकरेक्ट बोला है उसने एग्जामिनर ने। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम 4, सोचो। सर आपने अपनी जर्नी के बारे में कभी बताया नहीं, मेरी जर्नी से ज़्यादा तुम्हारी जर्नी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आईटी में अच्छी रैंक लानी ना, जल्दी करो। हम्म। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ट्राई करो जल्दी। आप दिमाग लगाते हैं, देखें, जैसे एफ ई की बात करें, मिनिमम की बात हो रही है ना, 3d6 4s2 है, तो ये एफ ई है, +1 करेंगे, 3d6 4s1, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में निकाल देंगे, 3d6 4s0 हो जाएगा। अब जो तीसरी वाली बात आएगी ना बेटा, तो वो 3d6 इसलिए आसानी से निकालेगा क्योंकि 3d5 बनाना चाहता है वो, हाफ फील्ड बनने के लिए तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसलिए सबसे मिनिमम आएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन तीनों में से, किसकी? एफ ई की, सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए भाई, आई होप आपको मजा आया होगा। पूरे पीवाईक्यूज मैंने करा दिए जेई मेंस के, बच्चे हुए आप कर लेना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। अगली क्लास में शुरू करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है? ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक। शीट अपलोड हो चुकी होगी, बच्चे हुए कर लें, अगला चैप्टर कौन सा वो मैं डिसाइड करूंगा अभी, ठीक है? पक्का, चलिए बाय।